हेलो फ्रेंड्स, ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो दरोगा मेंस का हम लोग बैच स्टार्ट किए हैं, तो उसके अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोग अभिलेखों के बारे में पढ़े थे प्राचीन भारत के अंतर्गत। ठीक है। और उसमें हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट अभिलेख है जिनसे कि आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, तो उन सभी अभिलेखों के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। आज का जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें हम लोग उससे आगे के टॉपिक को देखेंगे। और मैंने जो बताया था आपको कि जो पुरातात्विक स्रोत हम लोग के चल रहे थे, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत में हम लोग एक तो अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग जो है जो इमारत और भवन है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में मृद भांड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक ना। तो अब देखिए, पिछले क्लास में हम लोग अभिलेख तो कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हम लोग का वीडियो होगा, तो आज के वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है सिक्के। ठीक है ना। यानी कि आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा इसमें हम लोग सिक्का के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना। सिक्का जो है, तो सिक्का के बारे में आज का जो हम लोग का वीडियो होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। सिक्का के बारे में आज के वीडियो में हम लोग को यहाँ पे देखना है। अब देखो भाई, सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि अगर आपको सिक्कों के बारे में पढ़ना है तो एक चीज आप पहले पहले समझ लीजिए। देखिए, जिस प्रकार से अभिलेख जो थे, तो अभिलेखों से हम लोगों को राजा के जो आदेश वगैरह होते थे तो उसके बारे में जानकारी मिलती थी। ठीक ना। और राजा के जो आदेश जारी किए जाते थे तो उनके बारे में पढ़ करके हम लोग इससे ये अंदाजा लगाते थे कि राजा के नेचर क्या था। ठीक ना। उस टाइम की परिस्थितियां क्या थी, राजा की शासन व्यवस्था कैसी चल रही थी। तो ये सारी चीजों को हम लोग उससे पता लगाते हैं। ठीक ना। बाकी अगर आप देखिएगा सिक्कों का, तो सिक्कों से भी हमें काफी कुछ जानकारी मिलती है। देखिए, सिक्का में जो धातुएं प्रयुक्त की जाती हैं, ठीक ना, सिक्का में जो धातुएं प्रयुक्त की जाती हैं, तो उससे हमें जिस काल में वो सिक्के जारी किए गए थे तो उस काल की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। जैसे मान के चलिए कि काफी अधिक मात्रा में अगर सोने के सिक्के मिले तो इससे हमें यह पता चल सकता है कि उस समय की आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी। ठीक ना। तो ये सारी चीजें यानी कि जो प्रयुक्त धातु है, तो उससे एक तो हमें आर्थिक स्थिति के बारे में पता चल जाता है उस काल के बारे में। ठीक ना। दूसरी चीज आपको यह भी पता चलता है कि राजा का नेचर कैसा रहा होगा। ठीक ना। जैसे मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कि एक शासक थे जिनका नाम था यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक ना। तो जो यज्ञश्री जो सातकर्णी थे, एक सातवाहन कालीन शासक थे। तो उनके अब जब सिक्कों का देखिएगा तो उनके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं। ठीक ना। जो पानी वाले जहाज होते हैं तो उनके चित्र जो है यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर मिलते हैं। और इससे हमें ये प्रमाणित होता है, इससे हमें ये मतलब निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि जो यज्ञश्री सातकर्णी जो थे, तो वो समुद्री यात्रा में काफी रुचि लेते होंगे, जिसके कारण कि उनके सिक्कों पर किसके चित्र मिलते हैं, तो जहाज के चित्र मिलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग एक शासक का नाम सुनते हैं समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग जानते हैं कि उनके सिक्कों पर वीणा के चित्र मिलते हैं। ठीक ना। और इससे हम लोग ये एक निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्हें संगीत से काफी लगाव रहा होगा। ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि सिक्कों से हमें क्या जानकारियां मिलती हैं, तो एक तो हमें आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिल गया, सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिल गया। उसके बाद में हमें राजा की जो नेचर था, राजा की जो प्रवृत्ति थी, राजा के व्यक्तित्व जो था, तो उसके बारे में भी काफी कुछ जानकारी इससे मिल जाती है। ठीक है। अब देखिए, अब का जो हम लोग का इसमें आगे जो हम लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो अब आपको समझना है। देखो बाबू, सबसे पहले पहले तो आपको यह समझना है कि सिक्कों का जो अध्ययन है, ठीक ना, तो सिक्कों का अध्ययन एक्चुअली में क्या कहलाता है, ये सबसे पहले पहले आपको ध्यान देना है। तो देखिए, सिक्कों के अध्ययन जो है उसी को हम लोग मुद्रा शास्त्र, ठीक ना, मुद्रा शास्त्र, एकरे के इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक ना, न्यूमिस्मैटिक्स। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक ना। आपसे पूछेगा कि सिक्के जो होते हैं, तो सिक्कों का अध्ययन एक्चुअली में कहलाता क्या है, तो सिक्कों का अध्ययन जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, या फिर यहां पर हम लोग ये कहते हैं कि न्यूमिस्मेटिक्स के अलावा उसे हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक ना।
तो मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स किसके अध्ययन को कहा जाएगा? तो ये सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हमने आपको बताया कि जो सिक्के हैं, तो सिक्कों में जो धातु प्रयुक्त किए जाते थे, तो धातु से हमें किस चीज के बारे में पता चलता है? तो इससे हमें पता चलता है आर्थिक, ठीक ना, आर्थिक स्थिति के बारे में। और जो उनपे चिन्ह या फिर जो चित्र अंकित होते थे, तो इससे हमें पता चलता है राजा जो है ना, तो राजा के जो व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व, तो राजा के व्यक्तित्व के बारे में हमें जो उस पे जो चिन्ह अंकित होते थे, जो सैंबल्स होते थे, ठीक ना, जो चित्र अंकित होते थे सिक्कों पर, तो उससे मेन हमें राजा के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थे। अब देखिए आपको हम पूरे एकदम जीरो से लेकर के चलेंगे ताकि आपके अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक ना, देखो बाबू, हम लोग जब इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो बेसिकली हम लोग शुरू कहां से करते हैं? तो हम लोग शुरू करते हैं मेन आपका पाषाण काल से। ठीक ना, तो आप ध्यान से समझिए, हम आपसे अगर ये बात पूछे कि क्या पाषाण काल में सिक्के यूज किए जाते थे, क्या पाषाण काल से संबंधित हमें सिक्कों के बारे में प्रमाण मिला है, तो आप कहिएगा कि नहीं सर, नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ वो समझिए। देखिए पाषाण काल में चूंकि आपको पता है कि जो मनुष्य है ना, तो मनुष्य अनसिविलाइज्ड जिंदगी जीता था। ठीक ना, असभ्य तरीके से अपना जंगलों में रहता था, आदि मानव बेसिकली थे ये। ठीक ना, जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, और शिकार करने के बाद में उससे अपने जीवन यापन करते थे, उससे अपना भोजन प्राप्त करते थे, गुफाओं में रहते थे। ठीक ना, तो उस समय चूंकि देखिए उस समय क्या है ना कि सिर्फ एक निर्वाह करते थे अपने जीवन का, मतलब जीते नहीं थे, ये निर्वाह करते थे कि किसी भी तरह से पार घाट लग रहा है। तो बताइए उस स्थिति में क्या व्यापार वाणिज्य होगा? तो नहीं होगा, सब अपना शिकार करके अपना खा लेगा, काम खत्म है। तो लेन देन की उसमें जरूरत ही नहीं थी। तो लेन देन की जब जरूरतें ना था तो उसमें मुद्रा की जरूरत पड़ेगी, तो मुद्रा की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब मुद्रा की जरूरत नहीं पड़ेगा तो सिक्का तो बनेगा नहीं। ठीक ना, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि इस काल में, यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि पाषाण काल में क्या सिक्के जारी किए गए थे, तो आप कहिएगा कि नहीं जारी किए गए थे। काहे नहीं जारी किए गए थे? क्योंकि इस समय जो मनुष्य था, तो मनुष्य कैसा जीवन जीता था? खाना बदोश जीवन जीता था। ठीक ना, हो खाना बदोश जीवन जीता था। और खाना बदोश जीवन जीने का मतलब क्या हो गया कि ये जंगलों में रहता था और शिकार करके अपने भोजन को प्राप्त करते था। ठीक ना, आज इस जगह पे तो कल दूसरे जगह चला जाएगा। तो इस स्थिति में इनकी जीवन शैली काफी निम्न स्तर की थी। तो उस समय सिक्कों की आवश्यकता नहीं थी, तो सिक्कों की आवश्यकता नहीं थी, तो इसलिए इन लोगों को सिक्कों मतलब ये जो है ये सिक्के नहीं ढाले थे। ठीक ना, और इसके कारण इस काल से संबंधित हमें कोई सिक्का नहीं मिलता है। ठीक ठीक ना, तो पाषाण काल में चूंकि लोग जो है सिक्कों से परिचित नहीं थे, इसीलिए उससे संबंधित हमें सिक्के नहीं मिलते हैं। ठीक, पाषाण काल के बाद में आपको ध्यान देना है कि पाषाण काल के बाद में एक आपका हो जाएगा, अगला जो है वो हो जाएगा आपका यहां पर ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, देखो बाबू, जैसा स्थिति आपका पाषाण काल में है, सेम टू सेम वही कंडीशन किसमें रह गया? ताम्र पाषाण काल में। ठीक, अब देखिए ताम्र पाषाण काल में जो है, इसके बाद में अगला आ गया आपका हड़प्पा, हड़प्पा काल। तो देखो हड़प्पा काल में कुछ जो है ना, कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ सिक्के मिले हैं। ठीक ना, हड़प्पा काल से रिलेटेड कुछ सिक्के हम लोग को मिले हैं। ठीक ना, मुहरे खास करके यहां पे ज्यादा मिली है। ठीक, अब देखो इसके बाद में अगला जो हम लोग को मिलता है वो हो जाता है आपका वैदिक काल। वैदिक काल, अब देखो जो वैदिक काल है ना बाबू, तो वैदिक काल में आपको ध्यान देना है कि इस समय सिक्के नहीं मिले हैं। सिक्कों का प्रमाण आपसे पूछेगा कि सिक्कों का प्रमाण जो है वैदिक काल में था कि नहीं, तो वैदिक काल से संबंधित हमें सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक ना, हालांकि इसमें मुख्य रूप से माने लेन देन यहाँ पे लोग शुरू कर दिए थे। वैदिक काल में जो लेन देन है वस्तुओं का, ये शुरू हो गया था, लेकिन उसके लिए मुद्रा का मेन विकास नहीं हुआ था। और मुद्रा के रूप में आपको ध्यान देना है कि वैदिक काल में जो मुद्रा था ना, तो मुद्रा के रूप में सामान्यतः तो लोग गाय का यूज करते थे। गाय ही संपत्ति का सूचक होती थी।
वैदिक काल में, यानी कि जैसे इस समय हम लोग नोट यूज करते हैं ना, नोट यूज करते हैं, सिक्के जो यूज करते हैं अभी वर्तमान में, तो वैसे इस काल में, वैदिक काल में नहीं होता था। उस टाइम में अगर कोई वस्तु लेना है तो उसके बदले में गाय का जो है ना मेन लेन देन किया जाता था, ठीक ना। गाय को मुद्रा के रूप में यूज किया जाता था। जैसे मान के चलिए कि पूजा पाठ भी होता था ना, तो पूजा पाठ में आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, दक्षिणा के रूप में पैसा देते हैं, ठीक ना, रुपया देते हैं। लेकिन इस टाइम में लोग क्या करते थे, गायों को दान करते थे, ठीक। कोई भी चीज लेना है तो उसके लिए मुद्रा के रूप में हम लोग किसका यूज करते थे, गाय का यूज करते थे, ठीक। इसके अलावा वैदिक काल में और भी कुछ मुद्रा के उदाहरण मिलते हैं, जिसमें एक हो जाता है आपका निष्क और एक हो जाता है शतमान। ये भी मुद्रा थे, ठीक ना। निष्क और शतमान भी वैदिक काल में प्रचलित मुद्रा थे। और निष्क और शतमान बेसिकली होते क्या थे, तो ये होते थे स्वर्ण आभूषण। क्या होते थे, स्वर्ण आभूषण। और यहां से बहुत आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आपसे यही पूछेगा ना कि निष्क और शतमान क्या थे, तो आप क्या कहिएगा, ये वैदिक कालीन एक तो मुद्रा थे, और वैदिक कालीन मुद्रा जो है ये बेसिकली थे क्या, मूल रूप से क्या थी, ये तो स्वर्ण आभूषण थे जो दान कर दिए जाते थे, या फिर इनको हम लोग लेन देन के लिए इसका यूज करते थे। तो स्वर्ण आभूषण के रूप में कौन थे, निष्क और शतमान, जिनको हम लोग वैदिक काल में किस लिए यूज करते थे, तो मुद्रा के रूप में यूज करते थे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब देखो, वैदिक काल के बाद में आप सबको पता है कि इसके बाद में जो अगला जो पीरियड आ गया वो आ गया आपका महाजनपद काल। इसके बाद में क्या आ गया, महाजनपद काल। अब देखो बाबू, जो महाजनपद काल है ना, तो इसमें एक विशेष प्रकार के सिक्के जारी किए जाते थे, जिनको हम लोग आहत सिक्का, ठीक ना, जिनको हम लोग आहत सिक्का कहते हैं। इसी को हम लोग पंचमार्क सिक्का कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंचमार्क सिक्का कहते हैं। इसी को शास्त्रों में जो है ना, तो इसी को कासार्पण कहा गया है, ठीक ना। इसको क्या कहा गया है, कासार्पण कहा गया है। तो कासार्पण आपसे पूछे, पंचमार्क सिक्का पूछे, या फिर आहत सिक्का पूछे, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये किस काल से संबंधित है। तो ये जो है ये आपका महाजनपद काल से संबंधित सिक्का है, ठीक ना। अब देखिए, चूंकि इन सिक्कों को ठप्पा मारकर बनाया जाता था, कैसे, ठप्पा मारकर बनाया जाता था, ठप्पा मारकर बनाया जाता था। और चूंकि ठप्पा मार करके बनाया जाता था, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आहत सिक्का। अब देखो, ठप्पा मारना का मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलिए ना कि कोई एक हो गया, ठीक ना, और धातु का टुकड़ा, तो उसपे हम लोग क्या करते थे, किसी मतलब कि जानवर का या फिर कोई जो प्रतीक चिन्ह एक है, तो उसको लेकर के ऐसे ठप्पा मार देते थे, ठीक ना। इनका कोई माने एक, जैसे अभी वर्तमान में हम लोग सिक्के देखते हैं तो उसमें एक निश्चित शेप होता है उसका, तो इसका कोई विशेष शेप नहीं होता था, टेढ़ बांगुच टाइप का होता था, उस पर ठप्पा मारा गया होता था। और ठप्पा मारने के कारण है, चूंकि देखिए अब मान के चलिएगा आपको मारेंगे तो आप क्या होइएगा, आहत होइएगा, तो इसीलिए ठप्पा मारने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, आहत सिक्का कहते हैं, ठीक ना। अब देखो, इसमें कुछ माने चिन्ह है, यानी कि जो मार्क अंकित होते थे, 4-5 चिन्ह इस पे रहते थे, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंचमार्क सिक्का कहते हैं, ठीक ना। इसमें देखिए, जो पंचमार्क सिक्का है ना, तो इसमें कुछ आकृतियां अंकित होती थी। इसमें जो है आपका अर्ध जो चंद्र है, तो अर्ध चंद्र की इसमें माने चित्र रहता था। इसके अलावा इसमें हाथी का होता था, ठीक है ना, तो हाथी हो गया, इसमें अर्धचंद्र हो गया। इसके अलावे और भी इसमें कुछ चीजें होती थी, ठीक ना। इसी में आपका पेड़ का भी होता था, पेड़ के इसमें चित्र होते थे। पेड़ के अलावे इस पे आपके जो है मछली के चित्र होता था, ठीक ना, पेड़ के, मछली के। तो इन सभी चीजों का इस पे जो है ना सांड का इस पे चित्र होता था। तो इन सभी जानवरों का, इन सभी वस्तुओं का इस पे चित्र होता था, ठीक ना। और इन्हीं चित्रों को, मैंने देखिए 5 को चित्र मिल गया ना, इन चित्रों को इस पे मतलब ऐसे 5 को चित्र जो है इस प्रकार के, इसको अंकित किया जाता था, इसीलिए हम लोग क्या कहते थे, इसको पंचमार्क सिक्का कहते थे। अब देखिए, आपसे यह भी पूछ सकता है कि पंचमार्क सिक्के जो होते थे ना, महाजनपद कालीन जो पंचमार्क सिक्के हैं, तो इनमें किस धातु का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। तो आपको ध्यान देना है कि जो पंचमार्क सिक्के होते थे,
तो ये मुख्य रूप से चांदी से बने होते थे। कौन धातु से? तो ये चांदी धातु का मेन इनको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक ना। यानी कि जो पंचमार्क सिक्के हैं, तो पंचमार्क सिक्के किससे बने होते थे? तो पंचमार्क सिक्के जो हैं वो बने होते थे चांदी से। और इसमें सबसे खास बात आपको ध्यान ये देना है कि देखिए, इस टाइम में ये जो सिक्के जारी किए जा रहे हैं, तो देखो वर्तमान समय में या फिर जैसे सामान्यतः सिक्कों को जारी करने का ऑथोराइजेशन किसके पास में होता है? तो उसको जारी करने का अधिकार होता है राजा के पास में, शासक जारी करता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि महाजनपद काल में चूंकि शासक की स्थिति उतनी भी मजबूत नहीं थी कि वो सिक्के जारी करे, तो उस स्थिति में जो राजा है, तो राजा की अनुमति से, यानी राजा आदेश दे देता था, और राजा के आदेश से जो व्यापारी होते थे, आपको ध्यान देना है कि राजा जो है ना, तो राजा के आदेश से जो व्यापारी होते थे, तो व्यापारी ही क्या करते थे? तो ये ही जो है ना, ये आपका यहां पर सिक्का जारी करते थे, सिक्का जारी करते थे। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे पूछेगा कि आहत सिक्कों को जारी कौन करता था? तो आपको ध्यान देना है कि आहत सिक्कों को राजा नहीं जारी करता था, बल्कि कौन जारी करता था? तो व्यापारी जारी करते थे, ठीक ना। अपने व्यापारिक सुविधा के लिए व्यापारियों की संस्था जो होती थी, तो उसी के द्वारा मेन यहां पर क्या जारी किया जाता था? तो उसी के द्वारा आहत सिक्कों को जारी किया जाता था, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें जो भी मैंने आपको बताया ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, महाजनपद काल के बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं कहां पर? मौर्य काल। मौर्य काल में आपको ध्यान देना है कि मौर्य काल में जो सिक्के होते थे उनको हम लोग पड़ कहते थे। मौर्य काल में जो सिक्के थे, तो सिक्कों को हम लोग मौर्य काल के सिक्कों को क्या कहते थे? पड़ कहते थे, पड़, ठीक ना। और देखिए, मौर्य काल में सिक्कों से रिलेटेड और भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको ध्यान देना है। यानी कि जो सिक्कों के जो संग्रह करते थे, यानी कि जो कोषाध्यक्ष होते थे, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है कि कोषाध्यक्ष को मेन हम लोग कहते क्या थे? यानी कि सिक्कों की जो मतलब जिसके पास में लेखा जोखा होता था, उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उसको हम लोग कहते थे लक्षणाध्यक्ष। क्या कहते थे? लक्षणाध्यक्ष। और इसके बाद में मौर्य काल में और हम डिटेल आपको बताएंगे। फिलहाल हम लोग को सिक्कों से रिलेटेड जो फैक्ट है ना उसको क्लियर करना है। इसमें एक चीज और देखिए, देखिए मुद्रा जो है ना, तो मुद्रा को जो मतलब जिसको जो व्यक्ति कोषाध्यक्ष है, जो उसकी देख रेख कर रहा है, तो उसको मेन हम लोग क्या कहते थे? लक्षणाध्यक्ष कहते थे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा ना कि मुद्रा का परीक्षण कौन करता था, यानी कि परीक्षण करने वाला जो अधिकारी होता था कि मुद्रा भैया माने बढ़िया क्वालिटी के बना है, उसमें कमी है या फिर सही ढंग से बना है, तो इन सारी चीजों को देखने का, यानी परीक्षण करने का, उनको टेस्ट करने का जो काम करता था जो व्यक्ति, तो उसको हम लोग यहां पर रूप दर्शक कहते थे। क्या कहते थे जी? तो ओकरा के हम लोग रूप दर्शक कहते थे, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि मौर्य काल में मुद्रा का परीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि सर उसको हम लोग रूप दर्शक कहते थे, ठीक ना। मौर्य काल में मुद्रा के जो अध्यक्ष होते थे तो उनको क्या कहा जाता था? तो उसको हम लोग लक्षणाध्यक्ष कहते थे। मुद्रा के कोष के अध्यक्ष जो होते थे उसको क्या कहते थे? तो उसको लक्षणाध्यक्ष कहते थे, ठीक है। चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको इससे आगे की चीजों को बताते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़े? तो अभी तक मैंने आपको बताया मौर्य काल तक के जो सिक्के थे उसके बारे में। अब देखो बाबू, अगला जो आपको ध्यान देना है तो वो है कौन? वो है आपका मौर्योत्तर काल। क्या है? मौर्योत्तर काल। तो देखो, मौर्योत्तर काल से भी आपके बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आते हैं।
तो मौर्योत्तर काल से सबसे पहला चीज कि इसी काल से जो है ना, इसी काल से संबंधित सबसे अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। सबसे अधिक जो सिक्के प्राप्त हुए हैं बाबू, तो सबसे अधिक सिक्के किस काल से संबंधित प्राप्त हुए हैं? तो आप कहिएगा कि सर जी सबसे ज्यादा मात्रा में जो सिक्का है ना, तो मौर्योत्तर काल से संबंधित सिक्का हम लोग को प्राप्त हुआ है, ठीक ना। इसमें देखिए, इसमें मौर्योत्तर काल जो है ना, तो मौर्योत्तर काल में अलग अलग वंशों ने शासन किया था। तो उनमें से कुछ ऐसे वंश थे जिससे मतलब जिसके सिक्कों को हम लोग को ध्यान देना होता है। अब देखिए, आपको हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। देखिए, उसमें शुंग वंश, कण्व वंश, ठीक ना, सातवाहन वंश, इस टाइप से जो है ना, चेदी वंश, तो ये सारे जो वंश है ना, उन्होंने मैंने यहाँ पर शासन किया था मौर्योत्तर काल में, ठीक ना। और इसमें देखिए, जो शुंग वंश है और जो कण्व वंश है, तो चूंकि ये दोनों जो शासक है ना, तो ये मेन मौर्य काल के अवशेष पर ही ये खड़े हुए थे। मौर्य काल का पतन हुआ था पाटलिपुत्र के मेन एरिया में, मगध में, तो उसमें मगध के एरिया में ही मौर्य काल के पतन के बाद में किसका स्थापना हुआ था? शुंग का, और शुंग के बाद में फिर कण्व का हुआ था। तो ये लोग मेन जो मौर्य के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे, तो वही सिक्के इनके मतलब जो शासन है ना, तो इनके एरिया में भी, इनके शासन काल में भी वही चलता रहा, ठीक ना। लेकिन कुछ इंडिया में और भी अन्य वंश शासन किए थे। जैसे आप दक्षिण में चले जाइएगा तो वहां पे सातवाहन वंश ने शासन किया था, तो उनके द्वारा कुछ विशेष प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ विदेशी शासकों ने भी इंडिया पे शासन किया था। जैसे पश्चिमी भारत की बात करी जाएगी तो वहां पे हिंद यवनों ने शासन किया था। उसके बाद में आपका यहाँ पे माने उत्तरी भारत तक भी पहुंचे थे कौन? तो ये कुषाण थे, तो कुषाणों के द्वारा भी इंडिया पे शासन किया गया था, ठीक ना। तो ये सारे अलग अलग जो शासक हैं, तो इनके द्वारा जो शासन किया गया है, तो इनसे रिलेटेड भी कुछ महत्वपूर्ण सिक्के हैं जिनको हम लोग को यहाँ पे समझना है, ठीक ना। सिक्कों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा हमको पानी पी लेने दो भाई। चलिए, अब ध्यान दीजिए। अब इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। देखिए, सबसे पहला फैक्ट हम आपको दिखाएंगे सातवाहन से संबंधित, ठीक ना। जो सातवाहन है, तो इनसे संबंधित हम आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहला चीज पूछेगा ना कि यानी कि जो सिक्का है, तो सिक्का किस धातु से बना होता था? तो आप कहिएगा कि इनके सिक्के जो है ना, ये सीसा से बने होते थे और प्रोटीन से बने होते थे, ठीक ना। तो आपसे पूछेगा कि सातवाहनों के सिक्के किस धातु माने किस पदार्थ से बने होते थे, तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि सातवाहनों के सिक्के जो है ये सीसा से बने होते थे और प्रोटीन से बने होते थे। इसमें देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है कि जो सातवाहन एक शासक है जिसका नाम क्या है? यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक ना। यज्ञश्री सातकर्णी। तो यज्ञश्री सातकर्णी जो है, इसके सिक्कों पर मेन हम लोग को जहाज का चित्र मिलता है। इसके सिक्कों पर हम लोग को किसका चित्र मिलता है? तो जहाज का चित्र मिलता है। और जहाज का चित्र मिलने के कारण हम लोग ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि इस शासक को समुद्री यात्रा से बहुत ज्यादा लगाव रहा होगा, समुद्री यात्रा से एकरा बहुत ज्यादा प्रेम रहा होगा, इसीलिए ये अपने सिक्कों पर किस चीज का चित्र अंकित करवाया है? तो इसलिए इसने अपने सिक्कों पर मेन यहाँ पे पानी वाले जहाज का चित्र बनवाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में देखिए, सातवाहन के बाद में एक और इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है कि हिंद यवन, ठीक ना हो, हिंद यवन। सबसे पहली बात कि ये हिंद यवन थे कौन? तो देखिए, ये बेसिकली थे तो यवन, लेकिन इंडिया में आके पूरी मतलब जो पश्चिमी भारत वाला एरिया है, तो उधर आकर के ये पूरा बस गए थे। तो इंडिया में बस गए जब, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाने लगा? इनको हम लोग हिंद यवन कहने लगे, ठीक ना। और जो हिंद यवन है, इसमें इनसे रिलेटेड आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अगर सबसे पहले, ठीक ना हो, सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा कि सोना का सिक्का, ठीक ना हो, इंडिया में पूछेगा कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो आप कहिएगा कि हिंद यवन शासकों ने ही सबसे पहले किसका सिक्का जारी किया था? तो सोने का सिक्का मैंने यहां पर जारी किया था, ठीक ना। अब देखो,
दूसरा चीज आपको ध्यान देना है इनसे रिलेटेड कि इन्होंने सिक्कों पर, ध्यान से समझो, सिक्कों पर अगर लेख लिखने की प्रथा, सिक्कों पर लेख लिखने की प्रथा की शुरुआत जो है, सिक्कों पर लेख लिखने की जो मेन सिस्टम है उसको शुरू करने का श्रेय जो है वो भी किसको दिया जाता है? तो वो भी आपका हिंद यवन शासकों को ही दिया जाता है, ठीक ना। तो हिंद यवन शासकों से मेन आपको यहाँ पर सबसे जरूरी दो फैक्ट याद रखने हैं। पहला फैक्ट तो ये हो गया कि हिंद यवन शासकों ने मेन यहाँ पर सबसे पहले पहले सोने के सिक्के जारी किए। दूसरा नंबर याद रखिएगा कि जो हिंद यवन शासक हैं, तो हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले पहले सिक्कों पर लेख लिखने का जो काम है वो शुरू किया था, ठीक है। इससे पहले सातवाहन के बारे में क्या याद रखिएगा कि सातवाहन के सिक्के जो है ये किससे, तो ये आपके सीसा से बने होते थे और पोटीन से बने होते थे, ठीक है। इसके बाद में सातवाहन शासक एक है जिसका नाम क्या है, यज्ञश्री सातकर्णी। तो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर हमें किसके चित्र मिलते हैं? तो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के जो हैं उस पर हमें जहाज के चित्र मिलते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो यज्ञश्री सातकर्णी है वो यहाँ पर मतलब समुद्री यात्रा का, मतलब कि समुद्री यात्रा से उसको लगाव था, समुद्री यात्रा का प्रेमी था, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में एक हम आपको बताएंगे कुषाणों के बारे में। तो कुषाण के बारे में आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछे ना कि सबसे शुद्ध, ठीक ना हो, सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के थे, ठीक, तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो आप कहिएगा कि सबसे शुद्ध सोना का सिक्का जो है वो कुषाण शासकों ने जारी किया था, ठीक है। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कौन जारी किए थे? तो ये कुषाण शासकों ने जारी किए थे, ठीक है। और इसके अलावे अगर पूछेगा ना कि उत्तर भारत में सोना के जो सिक्का है ना, तो सोने के सिक्कों का प्रसार, तो उत्तरी भारत में सोने के सिक्कों का प्रसार किसने किया था? तो आप कहिएगा कि उत्तरी भारत में सोने के सिक्कों का प्रसार किसने किया? तो कुषाण शासकों ने किया था। और इसमें मेन एक शासक का भी आपको नाम याद रखना है, इसका नाम था वीम कैडफिसस, ठीक ना। तो वीम कैडफिसस के शासन काल में ही उत्तरी भारत में मेन हम लोग को ध्यान देना है, सोने के सिक्कों का प्रसार हुआ था, ठीक है, क्लियर ना। अब देखो इसके बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं अब गुप्त काल में, ठीक है। इसके बाद में कहां पहुंच जाते हैं? गुप्त काल में। तो गुप्त काल से रिलेटेड भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न यहां पर बनता है। अब देखो बाबू, गुप्त काल में जब जाओगे तो गुप्त काल में सबसे पहला तो आप लोग को ध्यान देना है कि गुप्त काल से रिलेटेड एक बात पहले याद रखिएगा ना कि अगर सबसे, ठीक ना हो, सबसे अधिक सोने के सिक्के जो है ना, सोने के सिक्के, तो सबसे अधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? आपसे ये प्रश्न बनेगा, ठीक ना। आपसे प्रश्न बनेगा कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो आप कहिएगा क्या कि सबसे अधिक सोने के सिक्के जो हैं ये गुप्त काल में जारी किए गए थे, ठीक ना। सबसे ज्यादा मात्रा में सोना का सिक्का किस काल में जारी किया गया था? तो ये किया गया था गुप्त काल में, ठीक ना। अब देखो बाबू, इसके बाद में यहां से और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके बनते हैं। देखिए, एक तो शासक है जिनका नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है जी? समुद्रगुप्त। और एक वो है जिनका नाम है यहां पर कुमारगुप्त, ठीक ना, कुमारगुप्त। तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। और एक शासक को याद रखना है जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इन तीनों शासक से संबंधित सिक्कों से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त में आपको याद ये रखना है कि इनके जो सिक्के हैं तो इनके सिक्कों पर वीणा का चित्र मिलता है। कौन के हो? तो वीणा का चित्र मिलता है। और चूंकि वीणा का चित्र मिलता है इसीलिए कहा जाता है कि ये बेचारे क्या थे? तो ये जो है ये संगीत प्रेमी थे। क्या थे? ये संगीत प्रेमी थे। यानी कि आपको ध्यान देना है कि जो समुद्रगुप्त हैं, तो समुद्रगुप्त के सिक्कों से हमें वीणा का चित्र मिलता है और इससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि जो समुद्रगुप्त हैं उनको संगीत से काफी प्रेम था, ये संगीत प्रेमी थे, ठीक ना।
अब देखो, इसके बाद में आपका आ गया कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है तो इसके सिक्कों से हमें मोर का चित्र मिलता है। कौन सी की मिलता है? मोर का चित्र मिलता है। और इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये बेचारे क्या थे, तो ये प्रकृति प्रेमी थे। ये क्या थे? प्रकृति प्रेमी थे, ठीक ना। अब देखो, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको याद ये रखना है कि इन्होंने जो है ना, इन्होंने शकों को पराजित किया था। किसको पराजित किए थे ये? तो जो शक शासक थे, तो शक शासकों को पराजित करने का काम किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों को पराजित किया, तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने मेन चांदी के सिक्के जारी किए थे, ठीक ना हो। चांदी का सिक्का जारी किए थे, ठीक ना हो। चांदी का सिक्का जारी किया। तो आपसे पूछेगा ना, आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में किस धातु के सिक्के जारी किए थे, तो आप क्या कहिएगा? तो आप कहिएगा कि चांदी के सर्जित सिक्का जारी किया था, ठीक ना। कब? तो शक को पराजित करने के उपलक्ष्य में। अब देखिए, इसके बाद में आपको यहां से और भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, इस काल में मेन हम आपको बता दिए कि जो गुप्त काल है। अच्छा, कुषाण के बारे में और भी कुछ आपको फैक्ट एगो दुगो याद करना पड़ेगा, ठीक ना। देखो बाबू, कुषाणों ने जो है ना, तो कुषाणों ने यहां पर मेन आपके तांबा जो है ना, तो तांबा का सिक्का भी जारी किया था, ठीक है। कुषाणों ने किस चीज का सिक्का जारी किया था? तो तांबा का भी सिक्का जारी किया था, जिसमें से एक को हम लोग कहते थे कांकड़ी और दूसरा को कहते थे मासक, ठीक ना। तो कांकड़ी और मासक नामक जो है तांबा का सिक्का किसने जारी किया था? तो ये जारी किए थे मेन यहाँ पर जो है कौन? कुषाणों ने जारी किया था। और इसके अलावा कुषाणों में एक और चीज फैक्ट याद रखना है कि इन्होंने चांदी का सिक्का नहीं जारी किया था, ठीक है। चांदी का अगर पूछे कि सिक्का कुषाणों ने जारी किया था कि नहीं, तो आप कहिएगा कि कुषाणों ने चांदी का सिक्का नहीं जारी किया था। देखिए यहां से प्रश्न क्या बनाएगा, आपसे पूछ देगा ना कि निम्नलिखित में से किस धातु से बने हुए सिक्कों को कुषाणों ने जारी नहीं किया था। उसमें सोना दे देगा, चांदी दे देगा, लोहा दे देगा, उसमें दे देगा आपका मेन यहाँ पे मान के चलिए तांबा दे दिया। तो आप क्या कहिएगा? मेन यहाँ पे जो आपका चांदी है, तो चांदी के द्वारा बने हुए सिक्कों को इन्होंने जारी नहीं किया था, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि जो आपके ये तो हो गए। अब देखिए, गुप्त शासकों के बारे में और भी कुछ आपको ध्यान देना है। देखिए, गुप्त शासक जो है ना, तो इनके द्वारा सोने के सिक्के भी जारी किए गए और चांदी के सिक्के भी इनके द्वारा जारी किए गए। तो आपसे ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि जो आपके गुप्त शासक हैं, तो गुप्त शासकों के द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए गए, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा कि सर उनको हम लोग दिनार कहते हैं, ठीक ना। समझ लीजिए, जो गुप्त शासकों के द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे, तो उन सोने के सिक्कों को हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग कहते हैं यहाँ पर दिनार, ठीक है। और बाकी आपको ध्यान देना है कि जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे गुप्त शासकों के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते थे रूपक, ठीक ना। तो गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग रूपक कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि मेन आपका जो ये क्या कहा जाता है, मतलब चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता है और सोना के सिक्का को मेन इन लोग के हम लोग क्या कहते हैं? दिनार कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद में एक फैक्ट और आपको याद रखना है। देखिए, एक स्थान है जिसका नाम है अरिकमेडु, ठीक ना हो। मेन जो आपका पुदुचेरी है ना बाबू, पुदुचेरी, तो पुदुचेरी के ही पास में एक जगह है जिसका नाम क्या है? अरिकमेडु। और अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक ना हो। रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें यह प्रमाण मिलता है कि इस एरिया का जो व्यापारिक संबंध है वो किससे था? रोमन साम्राज्य से था, ठीक ना। मैंने भारत का जो संबंध है, व्यापारिक संबंध जो है वो किसके साथ में था? तो रोमन साम्राज्य के साथ में था, ठीक है। अब देखिए, जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग।
चलिए हो गया। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने देखा मेन सिक्कों के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अगला जो हम लोग का वीडियो होगा तो उसमें लगभग आपका जो पुरातात्विक स्रोत है, तो पुरातात्विक स्रोत को हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में पूरा का पूरा आपका कंप्लीट करवा दें, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद एक वीडियो में आपका पुरातात्विक स्रोत खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 या 3 वीडियो और हम क्लास लेंगे और उसमें हम आपका पूरा का पूरा जो साहित्यिक स्रोत है, तो साहित्यिक स्रोत का भी हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बार फिर से नए जोश के साथ में। जय हिंद।